नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। मुझे आशा है कि आप सभी की स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है राव मालदेव। मालदेव जो हैं वो मारवाड़ के एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा रहे हैं और अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मालदेव जो हैं 1531 से 1562 ये इनका कार्यकाल का समय है। इनका राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। पाली में है सोजत। इसके बाद में देखिएगा, ये राव गांगा के पुत्र थे। राव गांगा वो ही शासक हैं जब 1527 में खानवा का युद्ध होता है और उस खानवा के युद्ध में 1527 में जब राणा सांगा का बाबर के साथ युद्ध होता है खानवा का, तो मारवाड़ के शासक उस समय राव गांगा ही थे और इन्होंने अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी राणा सांगा की सहायता करने के लिए। 1531 में राव गांगा की इनका जो पुत्र है ये मालदेव, ये हत्या कर देता है। इस कारण से मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता है। एक पितरहंता मारवाड़ का और है, आपने अजीत सिंह का नाम सुना होगा, जो महाराजा थे जसवंत सिंह जी, उनका बेटा। अजीत सिंह जी की उनके बेटे बख्त सिंह ने हत्या कर दी थी, तो बख्त सिंह को भी मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मालदेव को फारसी ग्रंथों में हसमत वाला राजा कहा गया है। हसमत वाला राजा का मतलब होता है शानो शौकत वाला राजा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, उस समय की स्थिति ये है कि बीकानेर में राव जैत सिंह का शासन होता है, मेड़ता में वीरमदेव का, जैसलमेर में लूणकरण जी, और मेवाड़ में उदय सिंह जी जो हैं वो संघर्ष कर रहे होते हैं और बनवीर अधिकार कर लेता है यहाँ पे। तो मालदेव जो है वो उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने में योगदान करता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि उदय सिंह की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की थी। तो मालदेव ने इनको चित्तौड़ का राजा बनाने में और बनवीर को हटाने में इनकी सहायता की थी। उसके बाद अब देखिए, स्थिति ये है कि 1541 में 1541 में पाहेबा का युद्ध होता है मालदेव और जैत सिंह के बीच में। पाहेबा का युद्ध बीकानेर में है। ये बीकानेर में राव जैत सिंह और मारवाड़ के मालदेव, इनके बीच में पाहेबा का युद्ध होता है। जो इनके सेनानायक थे कुपा, उनके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और इस युद्ध में राव जैत सिंह की लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जैत सिंह का बेटा है कल्याणमल। अब ये कहीं ना कहीं तो भाग करके जाएगा, तो ये भाग करके और दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास में आ जाता है ये सहायता के लिए, और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है। उसके पश्चात मालदेव जो है वो मेड़ता पर भी अधिकार करता है और मेड़ता का जो वीरमदेव है वो भी भाग करके और इसी शेरशाह सूरी के पास में सहायता के लिए आ जाता है। अब देखिए, अब मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और ध्यान में रखें कि जब 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है, दो युद्ध होते हैं महत्वपूर्ण उस समय उनके साथ में, कन्नौज और चौसा का युद्ध। तो हुमायूं जब यहाँ से भागता है तो मालदेव के पास सहायता के लिए आता है और मालदेव उसे सहायता का वचन भी देता है हुमायूं को कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लेकिन फिर हुमायूं यहाँ रुकता नहीं और सिंध में अमरकोट की तरफ आगे निकल जाता है। वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है 5 जनवरी 1544 को। ये डेट ध्यान में रखें आप। 5 जनवरी 1544 को सुमेलगिरी का युद्ध होता है। सुमेलगिरी जो है वो पाली में है, गांव है ये, और यहाँ पर शेरशाह सूरी और मालदेव, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। मालदेव जो है उसके प्रमुख सेनानायक होते हैं जैता और कुंपा, और जबकि जो शेरशाह सूरी है वो हालांकि खुद मैदान में प्रेजेंट होता है, लेकिन कल्याणमल और वीरमदेव ये दोनों
युद्ध करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि 1 महीने तक दोनों सेनाएं सुमेलगिरी के मैदान में आमने सामने रुकी रही, लेकिन ना उन्होंने पहल की और ना इन्होंने पहल की। उसके बाद में शेरशाह सूरी की तरफ का जो पाला था मैदान का, वहाँ पर कहते हैं कोई बारिश की वजह से या कीचड़ की वजह से इनके सैनिक बीमार होने लगे। तब तक शेरशाह सूरी ने एक योजना बनाई और उन्होंने क्या किया, जो जेता और कुंपा इनके जो खेमे थे युद्ध में बने हुए, इनके खेमों में इस तरह के लेटर पहुंचा दिए जैसे कि जेता और कुंपा जो हैं वो शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं। इस तरह के लेटर थे जैसे जेता कुंपा शेरशाह सूरी को संबोधित कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, युद्ध शुरू होते ही हम अपनी अपनी सेना टुकड़ियों के साथ आपकी तरफ आ जाएंगे। और शेरशाह सूरी भी ये कहता है कि ठीक है, मैं पूरी तरह निश्चित हूँ और युद्ध के बाद में मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। और इस तरह के जो वार्तालाप के ये पहुंचा देता है इनके खेमों में, और मालदेव के पास भी ये सूचना पहुंचाता है कि तुम्हारे जेता और कुंपा मेरे पास मिले हुए हैं। जब मालदेव इस चीज़ की जांच करवाता है तो उसको वो जो लेटर हैं बने हुए वो मिल जाते हैं, और यहीं से मालदेव का अपने सेनानायकों से विश्वास उठ जाता है। लेकिन जेता और कुंपा इस बात के लिए मना करते हैं कि ये शेरशाह सूरी की सिर्फ एक चाल है, आप उस पर विश्वास ना करें। लेकिन मालदेव इस बात पर यकीन नहीं करता, और यहाँ जो सुमेलगिरी का मैदान है यहाँ से लौट के वापस अपने जोधपुर में आ जाता है, मारवाड़ में। जेता और कुंपा ये सोचते हैं कि अगर हम आज वापस चले गए इसके साथ में, तो हमेशा के लिए हम पर यह दाग रहेगा कि हाँ, हमने गद्दारी की थी, और एक क्वेश्चन मार्क हमेशा हम पर लगा रहेगा। इसलिए ये दोनों वहीं रुक जाते हैं अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ, और ये फैसला करते हैं कि अब हम अपने आप को शहीद करके और अपने आप को साबित करेंगे। तब 5 जनवरी 1544 को सुमेलगिरी का युद्ध होता है, और इनके पास तो फिर बहुत छोटी सेना बची थी, मुश्किल से 4-5 हज़ार के आसपास, और वहाँ थी कम से कम 30-35 हज़ार की सेना। इसके बाद में युद्ध शुरू होता है, लेकिन युद्ध जो शुरू होता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह युद्ध शुरू होता है, वो दोपहर तक आ गया, लेकिन युद्ध ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। शेरशाह सूरी जो है, कहते हैं कि शेरशाह सूरी नमाज़ पढ़ने लग गया था और कि कैसे करके ये युद्ध समाप्त हो जाए। और जैसे ही उसको ये सूचना मिली कि जेता और कुंपा युद्ध में मारे जा चुके हैं और हम युद्ध जीत चुके हैं, तब शेरशाह सूरी के मुंह से एक कथन निकलता है, वो आपको याद रखना है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये मारवाड़ है तो यहाँ बाजरा होता है, और शेरशाह सूरी ने आशा नहीं की थी कि इतने जाबाज योद्धा मिलेंगे। अगर मालदेव यहाँ से वापस नहीं जाता तो निश्चित रूप से इस युद्ध में मालदेव की विजय होती, और उसके बाद ये युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी इस मारवाड़ पर भी अधिकार कर लेता है। तब मालदेव यहाँ से भाग करके, और जो कि इनकी शरण स्थली कहलाता था हमेशा, वो है शिवाना। ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। यहाँ पे आकर के बाड़मेर में शिवाना दुर्ग, यहाँ आकर के मालदेव छिप जाता है। जो कल्याणमल है उसको बीकानेर मिल जाता है, वीरमदेव को वापस मेड़ता मिल जाता है। इसके पश्चात जब 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तब मालदेव वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अब इसमें देखिए, ये तो इसके महत्वपूर्ण युद्ध थे। अब इसके कुछ प्रसंग हैं, प्रेम प्रसंग। उसमें जैसलमेर के लूणकरण जी थे, इनकी बेटी थी उमादे। उमादे का मालदेव के साथ विवाह होता है। जिस दिन इनकी शादी होती है उस दिन इनके साथ में इनकी एक दासी भी थी उमादे की, भारमली। और कहा जाता है कि शादी के दिन ही मालदेव जी हैं, उनको ये भारमली अच्छी लगने लगी, पसंद आ गई। तो इस चीज़ को लेकर के उमादे नाराज़ हो जाती है, और वहाँ से हमेशा के लिए अब यह चूँकि यहाँ से नाराज़ हो चुकी है मारवाड़ से, तो वापस जो अपना पियर है जैसलमेर, वहाँ नहीं जाएगी। तो फिर ये जो तारागढ़ है, जो कि उस समय अजमेर में मालदेव के ही नियंत्रण में था, वो तारागढ़ दुर्ग चली जाती है, और आजीवन यही अपना जीवन गुजारती है, वापस कभी नहीं जाती। इस तरफ उमादे जो है
ये रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। रूठी रानी कहा जाता है, ये हमेशा रूठी ही रही और तारागढ़ दुर्ग में इन्होंने अपना सारा समय निकाला। और कहा जाता है कि जो एक चारण थे, आसाजी चारण, उनको मनाने के लिए भेजते हैं मालदेव कि आप जाइए और उसको मना करके लाइए। आसाजी चारण मनाने के लिए जाते भी हैं, लेकिन जो दूसरी रानियां हैं वो आसाजी चारण को ये कहती है कि आप आसाजी उनको वापस मत आने देना उमादे को, क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो जो महाराज जो हमें देखते हैं बिल्कुल देखना ही बंद कर देंगे। तो आसाजी चारण पहले तो उनको मनाते हैं और उसके बाद फिर एक दोहा बोलते हैं जिससे उसका मन बदल जाता है। और वो दोहा था कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गायद न बंदी एक ही खंबू ठान। कि भाई अगर मान रखना है तो पिया का त्याग करना पड़ेगा, और पिया को रखना है तो अपना मान सम्मान स्वाभिमान का त्याग करना पड़ेगा। और दो दो गायद न बंदी, और दो गायें कभी भी एक ही खंबे के एक ही ठाण के नहीं बन सकती। यानी दो गायें से मतलब है एक तो उमादे और दूसरी है भारमली। तो ये जब बोलते हैं तो फिर उमादे वहीं रुक जाती है, वापस तारागढ़ वो कभी नहीं जाती। और जब मालदेव की 1562 में मृत्यु होती है, उस समय उमादे मालदेव के पीछे सती होती है। और मालदेव के बाद इनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा चंद्रसेन, जिसका मैं वीडियो पहले ही आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। तो आज ही हमारा मालदेव के जो मेन टॉपिक, जो मेन कंसेप्ट थे, वो सारे समाप्त होते हैं। उसके बाद नए वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।